स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप सब जानते हैं कि ये साहस सीरीज है और आज के इस सेशन में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले कई सेशंस में हमने ये समझा कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी की शुरुआत में औरंगजेब के देहांत के बाद धीरे धीरे भारत में एक सेंट्रल अथॉरिटी की कमी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग राज रजवाड़े आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ पर मौका मिलता है अंग्रेजों को टू फिल अप द पॉलिटिकल वैक्यूम। लेकिन क्या सिर्फ अंग्रेज ही थे जो भारत में प्रवेश करते हैं? क्या वो इकलौती यूरोपियन पावर थे जो इंडिया में आए? क्या उनसे पहले कोई आया था? और अगर आए थे तो वो किस प्रकार से उन्होंने भारत के ट्रेड रूट को डिस्कवर किया वाया सी? ये पूरी कहानी आज के सेशन में डिस्कस की जाएगी। तो शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा। देखो दोस्तों, भारत के गुड्स और भारत के आर्टिसंस, भारत की क्रिएटिविटी कई दशकों से विख्यात थी। हम एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ते हैं कि भारत में पेपर कल्टीवेट होती थी और वो ग्रीक्स को बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम अलग अलग टेक्स्ट में, यूरोप के अलग अलग टेक्स्ट में या इंडिया के अलग अलग टेक्स्ट में पेपर को यवनम प्रिय भी कहा जाता है। राइट, तो पेपर ट्रेड तो चल ही रहा था, कुछ और स्पाइसेस की भी डिमांड थी। लेकिन इसी के साथ जब यूरोप के अंदर रेनेसां होता है, आप सब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। P2I बैच स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री कर चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। रेनेसां के होने की वजह से काफी ज्यादा इनोवेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इनोवेशंस के साथ साथ एक मिडिल क्लास भी इमर्ज होती है। जब मिडिल क्लास इमर्ज होती है तो ओवरऑल वेस्टर्न यूरोप की सोसाइटी, प्राइमरीली वेस्टर्न यूरोप एंड अदरवाइज ओवरऑल यूरोप, ये फेस करते हैं, ये प्रोस्पेरिटी विटनेस करते हैं। आप खुद बताइए, अगर किसी सोसाइटी में बहुत सारा पैसा आ जाए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, महीने की पहली तारीख को क्या हम खर्चा नहीं करते? क्या हम वो लग्जरी गुड्स नहीं लेते जो बहुत देर से हम सोच रहे होते हैं? तो यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ। अब कहा यह जाता है कि जब ये प्रॉस्पेरिटी 15th सेंचुरी के पास, ठीक है, अराउंड 15th सेंचुरी की बात है, जब ये प्रॉस्पेरिटी यूरोप में आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय पर ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर, ये ओरिएंटल लग्जरी गुड या क्या किसी कंपनी के गुड्डे बिस्किट की तरह है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट, तो पूर्व यानी कि भारत से जो लग्जरी गुड्स थे उनकी डिमांड यूरोप में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ इधर कहा जाता है कि स्पाइसेस की भी काफी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्पाइसेस की डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका रीजन ये है कि जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तो मीट की डिमांड यूरोप में बढ़ गई थी और मीट को प्रिजर्व रखने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि स्पाइसेस दे कैन एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स एज वेल, सो दैट इज द रीजन कि स्पाइसेस की डिमांड भी बढ़ गई। इन दो चीजों की वजह से वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया ट्रेड विद इंडीज। ठीक है, या हम इनको ईस्ट इंडीज भी कह सकते हैं एंड इंडिया। ठीक है, ये ईस्ट इंडीज आप कहोगे कि सर ये क्या है, हमने तो वेस्ट इंडीज सुना है। तो ईस्ट इंडीज इज बेसिकली इंडोनेशियन आइलैंड्स। ठीक है, इंडोनेशिया और उसके आसपास के आइलैंड्स को ईस्ट इंडीज कहा जाता है। और वहां पर कई बार जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, और इनफैक्ट इंडोनेशिया को भी स्पाइसेस के लिए ये बहुत विख्यात था मध्यकालीन इतिहास में, तो इसको वहां स्पाइस आइलैंड भी बोला जाता था। ठीक है, इट वाज आल्सो नोन एज स्पाइस आइलैंड। राइट, तो यहां से इन दो रीजन्स के साथ ट्रेड में अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बट एक समस्या है। समस्या यह है कि मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत के साथ जो इन यूरोपियन पावर्स का ट्रेड होता था, वो होता था तीन मेन रूट से। ठीक है, देयर वर थ्री मेजर रूट्स, तीन मेजर रूट्स एग्जिस्ट करते थे। तो पहला रूट पर्शियन गल्फ के थ्रू, ठीक है, पर्शियन गल्फ, अरब की खाड़ी भी इसको कहा जाता है। राइट, दूसरा रूट लाल सागर, रेड सी की साइड से, और तीसरा रूट बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी से। अब होता यह था कि समुद्र के रास्ते पहले पर्शिया, अरेबियन पेनिनसुला तक हमारा सामान पहुंचता था। वहां पर अरेबियन मर्चेंट्स होते थे। वो मर्चेंट्स फिर फर्दर आगे जाकर इसको समुद्र के रास्ते यानी मेडिटेरेनियन सी के जरिए इनको इटली के वेनिस और जिनोवा
यहाँ के मर्चेंट्स को सामान दे देते थे और फिर ये इटालियंस आगे जाके पूरे यूरोप में इसको सर्कुलेट करते थे। काइंड ऑफ लाइक ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, जिसको हम इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी मैं कुछ इसी प्रकार की चीज आपको समझा चुका हूं कि वहां पे यूक्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट से टर्की में सामान आता है, फिर टर्की पूरे दुनिया में उसको फिर सर्कुलेट करवा देता है। तो यहाँ पे भारत से पर्शियन गल्फ के थ्रू अरेबियन पेनिनसुला में सामान जाता था, फिर वहां से इटली मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके इटली के पास जाता था और इटली फिर यूरोप में सर्कुलेट करता था। अब यहां पर अरब्स हैं, राइट, और इधर इटालियंस, दोनों की मोनोपोली थी, दोनों कस्टम ड्यूटीज लगाते थे और पश्चिमी यूरोप के कई देशों के लिए ये लग्जरी ओरिएंटल गुड्स, डिमांड इनकी काफी थी, पे भी कर सकते थे, लेकिन ट्रेड इतना प्रॉफिटेबल नहीं था बिकॉज दे हैड टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, बहुत सारा कर इनको देना पड़ता था, कस्टम्स देने पड़ते थे। पिछले सेशन में भी मैं बता चुका हूं कि जब जब रीजन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना और बॉर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी जब बहुत सारे बॉर्डर्स थे, तो सबसे बड़ी समस्या ट्रेड के लिए ये उत्पन्न हो जाती है कि हर बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जब चौकी आती है तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ता है। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम है, राइट। रेड सी में भी सिमिलर प्रॉब्लम थी। यहां पे क्या था कि इधर अरेबियन पेनिनसुला में जाने के बजाय ये इजिप्ट में एक जगह थी एलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में एक जगह थी एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया तक जाता था। यहां पर भी अरेबियन मर्चेंट्स का काफी दबदबा था और यहां से फिर आगे वो इटली जाता था। ठीक है, अगेन मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके, तो इटालियंस की डोमिनेशन यहां पर भी आ गई। और फर्दर बाल्टिक सी, बाल्टिक सी ये कैसे जाता था? भारत के पूर्वी छोर से लैंड रूट के जरिए, ठीक है, लैंड रूट के जरिए ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को क्रॉस करके, इराक को क्रॉस करके, फिर अल्टीमेटली बाल्टिक सी तक पहुंचता था और फिर आगे सर्कुलेट होता था। तो यहां पर भी अरब मर्चेंट्स की, अरब्स की डोमिनेंस है, मोनोपोली है। इस मोनोपोली के चलते जहां पर रेनेसॉ और रिफॉर्मेशन एज जो वेस्टर्न यूरोप में काफी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है, वहां के लोग एडवेंचरस होते जा रहे हैं। उनको पसंद नहीं आ रहा कि क्यों हम अरब और इटालियंस के आगे हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं, क्यों हम इनके ऊपर निर्भर हैं, हम तो आत्मनिर्भर होंगे, राइट। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा डायरेक्ट ट्रेड उनके साथ हो जाए। तो डायरेक्ट ट्रेड करने से जो पैसा इनको देना पड़ता है वो पैसा अब इनको नहीं देना पड़ेगा, तो वो क्या, वो इन मर्चेंट्स का प्रॉफिट बन सकता है। आप समझ रहे हैं बात? यहां पर जब रेनेसॉ हुआ यूरोप में, उस रेनेसॉ से मर्चेंट्स की एक क्लास एग्जिस्ट की और उस क्लास ने ये सोचा, ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम डायरेक्ट ट्रेड एस्टैब्लिश कर दें। इस डायरेक्ट ट्रेड के एस्टैब्लिश होने से बहुत ज्यादा फायदा वहां पर होगा। किनको किनको फायदा होगा? इन ट्रेडर्स को, क्योंकि इनको अब कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो सीधा सीधा लिंक बना देंगे। ठीक है, और वो जो भी कस्टम ड्यूटी से पैसा बच रहा है वो इनके पास आ जाएगा, राइट। सो इसी के चलते, क्योंकि ये एडवेंचरस भी थे, यहाँ की जो मोनार्की एग्जिस्ट करती थी इन देशों में, वेस्टर्न यूरोप के देशों में, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, राइट, उनके राजाओं ने, उनके मोनार्क ने भी ऐसे एडवेंचर्स को सपोर्ट किया, कैपिटल भी दी, और उसी के चलते फिर इन्होंने अपने एंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर दिया, अपनी चेष्टा को स्टार्ट कर दिया, जिससे कि भारत में वो डायरेक्ट रूट फाइंड आउट कर सकें। और इन सभी यूरोपियन पावर्स में से, ठीक है, कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स आई इंडिया में? पुर्तगाली आए थे, ठीक है, अंग्रेज तो आके बैठ ही गए, बस ही गए यहाँ पर, फ्रांस ये भी आया था, डच भी आए थे, और डेन्स, ठीक है, डेनिश, हॉलैंड ये भी आए थे, राइट, नेदरलैंड एंड हॉलैंड, राइट। ये यूरोपियन पावर्स आई थी। अब इन यूरोपियन पावर्स का आपस में भिड़ंत भी होता है, राइट, और उसमें से मोस्ट एग्रेसिव भिड़ंत होता है फ्रांस और अंग्रेजों का, जिसमें से अंग्रेज जीत जाते हैं और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई, ये यूरोपियन पावर्स किस तरीके से भारत में धीरे धीरे प्रवेश करती हैं, उसकी कहानी आज हम समझेंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं जिसमें कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो है कि किस सीक्वेंस में ये यूरोपियन पावर्स आती हैं। ठीक है, क्या वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में यूरोपियन पावर्स हमारे भारत में प्रवेश करती हैं? तो उसको याद करने के लिए एक बहुत सिली सा निमोनिक मैंने बनाया है। ठीक है, मेरा काम तो इससे बन जाता था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी काम इससे जरूर बन जाए। तो ये निमोनिक है, पिज्जा डिस्टर्ब्स माई डाइट सो आई प्रेफर इंग्लिश डिश एंड फ्राइज। ठीक है, तो पिज्जा का पी बन गया पुर्तगाली, राइट, इसमें डाइट जो है उसका डी और टी ये बन गया डच, इंग्लिश डिश, इंग्लिश बन गया इंग्लिश ही, ठीक है, अंग्रेज यूके, एंड डिश ये बन गया डेन्स, एंड फ्राइज एफ आर ये बन गया फ्रेंच। ठीक है, सो पिज्जा डिस्टर्ब्स माई डाइट सो आई प्रेफर इंग्लिश डिश एंड फ्राइज। यहां से हमें पता लग जाता है कि किस सीक्वेंस में अलग अलग यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई। भूलोगे तो नहीं,
बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है? क्योंकि अगर नॉर्मल कोई चीज़ मैं बताता ना, फिर शायद भूल जाते, लेकिन इस निमोनिक से अब आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, राइट? अब विदिन पुर्तगाली कोशिश बहुत लोगों ने की, किन्होंने की? अभी थोड़ी देर में आपको पूरा इतिहास पता लगेगा, बिल्कुल एकदम संक्षिप्त शब्दों में, राइट? लेकिन जो सक्सेसफुल हुआ, पहला यूरोपियन जो समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, वो बनते हैं वास्को डी गामा, जो 1498 में इंडिया आते हैं, ठीक है? इसके बाद डच के कॉर्नेलियस दी हूटमैन, ही वाज द फर्स्ट डच ट्रैवलर टू रीच इंडिया, और ये पहुंचते हैं 1596 में। डच के बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजों में कैप्टन विलियम हॉकिंस को माना जाता है कि ये वो पहले अंग्रेज हैं जो समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं, और ये कहां आए थे? सूरत में आए थे इन 1608। ही एंटर्ड सूरत इन 1608। तो ये जो ईयर्स दे रखे हैं, इनको भी आप जरूर याद रख लेना। और ये ईयर्स इनकी कंपनीज एस्टैब्लिश होने के नहीं है। बहुत बार बहुत सी बुक्स गड़बड़ करती हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, ठीक है? उसमें गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या करते हैं वो, कि एक तरफ पुर्तगालियों का तो कौन सा व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करता है भारत में, उसकी सीक्वेंस दे दी, उसका ईयर दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब अंग्रेजों की बात करेंगे, तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो बनी है, फैक्ट्री नहीं, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश हुई है, उसका ईयर दे रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है? तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, देन डच इस पर्टिकुलर ईयर में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अंग्रेजों की तरफ से, और उसके बाद डेन्स भी आए थे, राइट? ये माइनर कॉलोनियल पावर थे, इतना इनके बारे में वैसे ही नहीं पढ़ा जाता, कब आए कब गए पता भी नहीं लगा, ठीक है? तो पर फिर भी थोड़ा बहुत जो पढ़ना है वो आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। एंड आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं ये कह दूंगा दोस्तों कि इस बुक को आप जरूर ले लेना, ठीक है? डू बाय दिस बुक, स्टडी IQ की बुक है। अब लेक्चर्स को हम थोड़ा सा फास्ट पेस में करेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया भी, हिस्ट्री काफी बड़ा पोर्शन है और मॉडर्न इंडिया भी काफी बड़ा है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि लेक्चर में मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप चीजों को विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे, लिंकेजेस बना पाएंगे, और वो वोकैबुलरी भी अपनी इंप्रूव कर सकेंगे, जिससे कि आप अपने बहुत सुंदर आंसर्स लिख सकें इन द मेंस एग्जाम। बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को यूजफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यू शुड एक्चुअली, यू डोंट हैव टू, बट यू शुड परचेज दिस बुक, ठीक है? इससे आपको काफी फायदा मिल सकता है, राइट? सो डेन्स के बाद फ्रेंच जो थे वो लास्ट थे जो इंडिया में आए, लेकिन लास्ट में आने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा अपना दबदबा बना लिया, यहां तक कि अंग्रेजों को चैलेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो पुर्तगालियों का क्या सिनारियो था उसके बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। चंदन लर्निंग आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है विदाउट स्पेस, तो CS लाइव ग्रुप ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर QR कोड आपको मुझे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकता है, और इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी टाइम टू टाइम कई एस्पिरेंट्स ने मेरे साथ कॉल के जरिए अपनी कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट्स क्लियर करवाए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत मैसेजेस आने की वजह से आपका मैसेज शायद पीछे चला जाए, तो गिव मी सम टाइम, ठीक है? रिप्लाई हो जाता है उसका, राइट? इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखो, अगर आप UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट जस्ट हिस्ट्री पर आपके सभी कंपोनेंट्स प्रॉपरली तैयार हों, उस हिसाब से तैयार हों जिस हिसाब से आपको एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करना है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होती हैं एग्जाम की। अब इन तीनों स्टेजेस में फर्क होता है। तो आपकी जो तैयारी होती है, ऐसा नहीं है कि आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करोगे या अभी से सीधा मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे। हर तैयारी में स्टेजेस होती हैं। तो आपकी स्टार्टिंग स्टेज होती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन में अच्छी ग्रिप बनाने के बाद आपको प्रीलिम्स के हिसाब से क्विक तैयारी करनी होती है, कंसोलिडेशन करनी होती है, जिसको क्रैश कोर्स वाली तैयारी भी कहा जा सकता है। और प्रीलिम्स के बाद होल हार्टेडली आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। इन तीनों स्टेजेस को केटर करता है हमारा P2I बैच, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और 31 जुलाई इज द लास्ट डे टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड CS लाइव। एंड आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें बता दूं कि इसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, ये जो बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बुक इसके साथ मिल जाएंगी, ठीक है? ये इस कोर्स में एनरोल करने से स्टडी IQ की जितनी भी बुक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 15+ बुक्स आपको मिलेंगी। क्रैश कोर्स की बुक्स अलग होंगी, क्योंकि उसमें आपको अपडेटेड और कंसाइज मटेरियल चाहिए, राइट? मेरी गाइडेंस, मेरी लाइव क्लासेस भी इसमें रहेंगी, शामिल रहेंगी, राइट? वहां पर आप मेरे साथ और क्लोज कॉन्टैक्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप जानते हैं कि वन साइडेड कम्युनिकेशन जनरली रहती है, राइट? कम्युनिकेशन जो है वो कमेंट्स के जरिए भी उतनी एलैबोरेट नहीं हो पाती, बट
जब P2I में आप आते हैं तो वहां पर ज्ञानवाणी सेशंस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लास में माइक ऑन करवा दिए जाते हैं, तो उसके थ्रू हम काफी इंटरेक्शन कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में जो चीजें रेलिवेंट है आपके एग्जाम की, उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। सो यू कैन स्टिल एनरोल इन दिस बैच। शाम 6 बजे का ये बैच है, राइट। 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, जल्दी इनरोल करना। CS लाइव कोड यूज करने से आपको 15,000 रुपए का इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, सो डू यूज दैट कोड। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि यूरोपियंस कैसे आए, और पुर्तगालियों की हमने बात करनी थी, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू जो मैंने अभी आपको दिया वो यहां पर एक बार फिर से मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैंने 3 रूट्स बताए थे, पर्शियन गल्फ, रेड सी और बाल्टिक सी के, ठीक है। तो जैसा आपको बताया है, एक डायग्राम के जरिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पर्शियन गल्फ में क्या था कि हमारी वेस्ट कोस्ट से पर्शियन गल्फ के थ्रू, ठीक है, यहां पर हमारा काफी सारा लग्जरी ओरिएंटल गुड्स पहुंच जाते थे। लैंड रूट के जरिए ये फिर टर्की के छोर तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ये पहुंचेंगे इटली में, और इटली से फिर आगे दे विल स्प्रेड आउट इन रेस्ट ऑफ द यूरोप, राइट। जो रेड सी का रूट है, रेड सी के रूट में भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। यहां पे अरब में जाने के बजाय इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में जाएगा, मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करेगा, वेनिस और जिनोवा यहां पर पहुंचेगा इन इटली, एंड फिर वहां से सर्कुलेट होगा। और बाल्टिक सी रूट ये बेसिकली लैंड रूट था, ठीक है। बाल्टिक सी आपको पता है काफी नॉर्थ में जाके है, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप के लिए ये रूट मतलब ठीक था, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा डायरेक्ट मिल जाता था, लेकिन लैंड रूट ये बहुत लंबा था। सेंट्रल एशिया, रशिया, इवन अरब का रीजन, इसको क्रॉस करने के काफी बाद जाके ये पहुंचता था। तो यहां से भी जो गुड्स पहुंच रहे हैं, यहां पहुंचते पहुंचते उनका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। इसी के साथ एक पैरेलल डेवलपमेंट ये चल रही थी कि यूरोप में रेनेसां आया था, साइंस एंड टेक डेवलप हो रहा था। शिप बिल्डिंग का आर्ट बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रेनेसां में जो एक एज ऑफ इंक्वायरी आई, एक इंक्विजिटिवनेस आई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उससे यूरोपियंस ने शिप्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना सीख लिया था। पहले क्या होता था कि शिप्स जो हैं वो शॉर्ट जर्नीज बहुत अच्छे से अंडरटेक कर सकती थी, लेकिन लंबी यात्राओं के लिए वो शिप इक्विप्ड नहीं थी। मोर ओवर P2I बैच स्टूडेंट्स मुझे ये बिल्कुल बता सकते हैं कि इंडियन ओशन बहुत ज्यादा टर्बुलेंट वाटर्स वाला ओशन होता है, ठीक है। इंडियन ओशन पूरी दुनिया में सबसे टर्बुलेंट वाटर्स इंडियन ओशन में होते हैं, राइट। तो यहां पर एक नॉर्मल शिप को ट्रैवल करना काफी मुश्किल है। यहां ट्रैवल करने के लिए आपको एक स्पेशल तरीके की शिप बनानी पड़ेगी। लेकिन यूरोपियंस में क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, तो उन्होंने इस शिप को डेवलप करने का भी एक मास्टरी हासिल कर ली। अल्टीमेटली एग्रीकल्चर भी साइंटिफिक हो रहा है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, ट्रेड अच्छा हो रहा है, राइट। इस ट्रेड अच्छा होने से मीट की सप्लाई भी अच्छी हो रही है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा हो रहा है, उसी एग्रीकल्चर से ये लोग खा लेते हैं मीट, ठीक है। हमारे इंडिया में कुछ चीजों को लेकर समस्या है, ठीक है, समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर बीफ भी खा लिया जाता था, पोर्क भी खा लिया जाता था, और बाकी तरह का नॉनवेज भी खा लिया जाता था। तो यही एग्रीकल्चर ने इन एनिमल्स की फॉडर को इंप्रूव किया, जिससे कि काफी ज्यादा मीट की भी सप्लाई होगी। उस मीट को प्रिजर्व करना था, प्रिजर्वेशन के लिए स्पाइसेस चाहिए थे। ओवरऑल जो ट्रेड ग्रो कर रहा है इंटरनली इन यूरोप, उससे लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ गई। तो अल्टीमेटली अब ये चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट ट्रेड रूट चाहिए। डायरेक्ट ट्रेड रूट इसलिए चाहिए क्योंकि जब 1453 में, ठीक है, एक बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था पहले। बाइजेंटाइन एम्पायर नाम सुन के आपने डरना नहीं है, ये रोमन एम्पायर होता था, एंशिएंट रोमन एम्पायर, राइट। डरना नहीं है, इसकी डिटेल में हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस के काफी बाहर है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये यूरोपियंस पढ़ते हैं, हमें इंडियंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जो रेड लाइन है ना, इसके अंदर जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये बाइजेंटाइन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब आप सोचो कि यूरोपियन पावर ही, ये टर्की है ना आज के समय का, ये टर्की है, दिस इज सीरिया, दिस इज टर्की, राइट। अब बाइजेंटाइन एम्पायर यूरोपियन एम्पायर है, इसके पास अगर कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज की डेट में क्या कहते हैं इसको, कमेंट में बताइए मुझे, व्हाट इज कॉन्स्टेंटिनोपल नोन एज टुडे। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज के समय में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इस्तंबुल, इसे कहा जाता है इस्तंबुल। अब मैंने आपको बताया कि अरब की खाड़ी से, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला जो है और पर्शियन गल्फ जो है, पर्शिया की खाड़ी से, गल्फ से जब लैंड रूट के जरिए इसको इटली तक पहुंचना है, ठीक है, ये रीजन यूरोपियंस के पास होने से उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है, लेकिन अब ये रीजन भी ऑटोमन टर्क्स के पास आ गया, तो कहीं ना कहीं यूरोप का ट्रेड जो वाया इस रूट हो रहा था, उसके ऊपर यूरोपियंस का कंट्रोल काफी ढीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। ये एक डेवलपमेंट हुई। सेकेंड डेवलपमेंट क्या थी कि अरेबियंस की मोनोपोली थी रेड सी रूट की तरफ से, ठीक है, यहां पे टर्क्स की मोनोपोली आ गई, ठीक है, पर्शियन के रूट से टर्क्स की भी मोनोपोली एंटर हो गई, और रेड सी के रूट से
अरेबियंस की मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही है, और इटली वाले भी वेस्टर्न यूरोप के साथ इतना अच्छा संबंध नहीं रखते थे, ठीक है। वो भी वेस्टर्न यूरोप के मर्चेंट्स को काफी ज्यादा निगेट करते थे। वो कहते थे कि अगर ट्रेड करना है तो इटालियन मर्चेंट्स के साथ करो, इटालियन मर्चेंट्स का शेयर रहेगा, उसके बाद जाके वेस्टर्न यूरोप में ये गुड्स, लग्जरी ओरिएंटल गुड्स पहुंचाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सफोकेटेड फील करता था वेस्टर्न यूरोप। वो कहता था कि यार इस पैसे का क्या फायदा जब इन लोगों के आगे मुझे झुकना पड़ रहा है, इनको कमीशन देना पड़ रहा है ना। आप सोचो कि आप यू आर अर्निंग वेल, ठीक है, और आपके सूट बूट को देखकर लेट्स से आपने कहीं पे जाना है, रिक्शे वाला ऐसे ही नाजायज आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले, गुस्सा आता है, राइट। आजकल उबर वगैरह आ गए हैं, जो रेट सिस्टम से जनरेट हो रहा है वही सबको देना है। तो यहां पर वेस्टर्न यूरोपियंस की कुछ इस प्रकार से सिचुएशन थी कि उनको सफोकेटेड फील होता था कि क्या यार तुम लोग बीच में आ रहे हो, सीधा करने दो ना मुझे ट्रेड, मेरे पास पैसा है, उनको दूंगा, ट्रेड करूंगा आराम से, ठीक है। तो इन ट्रेड रूट्स को इनिशियली जो यूरोपियंस ने आना था, उसमें उनका पर्पस था कि मैं डायरेक्ट ट्रेड रूट बना सकूं। वो अलग बात है कि मंसूबे बदल गए और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पावर लेके बैठ गए यूरोपियंस, ठीक है। तो इन सब में से पुर्तगालियों ने अपना दिमाग सबसे पहले लगाया। पुर्तगालियों को ऐसा लगा कि यार ये इस्लाम माइट बी द रीजन जिसकी वजह से ये एक मोनोपोली बना के रखी है। अगर हम एशिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करके, ठीक है, उनके साथ अच्छे संबंध बना ले, तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई भाई वाला हिसाब आ जाएगा और उससे फिर अरब मर्चेंट्स को ओवर पावर किया जा सकता है। ऐसा इनकी थिंकिंग थी, ठीक है। तो इनका क्या फिर इंटरेस्ट बना, क्यों ये इंडिया में आना चाहते थे, कि एक तो था कि हम क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे, राइट। दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन एशिया एंड अफ्रीका। इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट रूट्स ढूंढने शुरू कर दिए और कहा कि अच्छे संबंध बन गए तो हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा हो पाएगा, हमें कुछ बेनिफिट्स, कुछ पर्क्स मिल सकते हैं अगर हमने सम्राट मुगल शहनशाह को कन्वर्ट कर दिया इन क्रिश्चियनिटी, राइट। इसी के साथ कमर्शियल इंटरेस्ट तो डेफिनेटली थे। कमर्शियल इंटरेस्ट से ही ये रिलीजियस इंटरेस्ट निकल रहे थे। कमर्शियल इंटरेस्ट में सबसे पहले स्पाइस ट्रेड, ठीक है, कि स्पाइसेस, इंडिया की काली मिर्च, जिसको एंशिएंट इंडिया में भी आप पढ़ते हैं, अगेन बहुत सी बुक्स, ठीक है, अगेन मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी गलत दे देते हैं। दे ऑफन से कि जैसे पेपर जो है वो पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस की, कैसे कर सकते हैं? क्या हम एंशिएंट इंडिया में यवनम प्रिय वर्ड नहीं पढ़ते? क्या यवनम प्रिय पेपर के लिए नहीं यूज होता था? क्योंकि पेपर की ग्रीक में काफी डिमांड होती थी, ग्रीस में, है ना। तो पेपर की यहां पर भी अच्छी खासी डिमांड थी, राइट। इसी के साथ साथ और कई मसालों की डिमांड थी, इनमें से बहुत से मसाले इंडोनेशिया से मिलते थे, ठीक है। तो इसके लिए भी ये कहते थे कि डायरेक्ट रूट अगर इंडिया तक पहुंच गए तो फिर इंडोनेशिया भी बहुत दूर नहीं है, राइट। और सेकेंडली कमर्शियल इंटरेस्ट में ये अरब और इटालियन इन्फ्लुएंस को तोड़ना चाहते थे कि इनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना होना पड़े, कि ठीक है हमने इधर जाना है, दिस इज आवर डेस्टिनेशन, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो अरब्स एंड इटालियंस, तो हम तुम्हें बाईपास करके कुछ रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। इसके लिए अब चेष्टा करनी स्टार्ट कर दी। रेनेसां का स्पिरिट है, इंक्वायरी का स्पिरिट है, जज्बा पूरा है। तो वेयर देयर इज अ विल, कहा जाता है देयर इज अ वे, राइट। तो यहां पर व्हाट हैपेंड, उस कहानी से पहले यार एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डू अ क्वेश्चन, ठीक है। मुझे भी कभी कभी लगता है यार कि क्वेश्चंस ना कहीं लिंक तोड़ ना देते हो, बट यार क्वेश्चन करने भी जरूरी है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में लास्ट वन टू कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, ये कौन थे? लास्ट वन टू कम। तो हमने पढ़ा है कि फ्रेंच वर द लास्ट वंस टू कम, है ना। फ्रेंच वर द लास्ट वंस टू कम एंड इंटरेस्टिंगली पुर्तगालीज वर द फर्स्ट वन टू कम एंड लास्ट वन टू लीव। ये कहानी भी अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगी, ठीक है, डिटेल में पता लग जाएगी। सी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को करो, अरेंज कर लोगे अब। पिज्जा डिस्टर्ब्स माय डाइट सो आई प्रेफर इंग्लिश डिश एंड फ्राइज, ठीक है। तो पिज्जा का पुर्तगाली 3, ठीक है, डिस्टर्ब्स का डच 2, डिस्टर्ब्स माय डाइट सो आई प्रेफर इंग्लिश 1 एंड लास्ट में 4, 3 2 1 4, ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है? सी आंसर बन रहा है इसका, राइट। तो काफी इजीली आप इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आया भी हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है और स्टेट एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। ओहो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार, इसका आंसर दिखना नहीं चाहिए था। चलो एनीवेज, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15th सेंचुरी which one of the following factors contributed to the discovery of new trade routes to India and the East Indies, जो कि है इंडोनेशिया, ठीक है, by European powers, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये कह रहे हैं राइज ऑफ नेशन स्टेट्स अंडर स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स। जब मैंने आपको कहानी बताई, मैंने आपको बताया था कि जो राजा या मोनार्क्स थे वो भी सारी डेवलपमेंट्स देख रहे थे, तो अपने देश के मर्चेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इन स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स ने फंड्स
दिए, जो सपोर्ट दे सकते थे दिए, ठीक है। इवन हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो रॉयल चार्टर के जरिए उस कंपनी को पूरा अधिकार दिया था कि क्राउन के बिहाफ पे वो टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं, जंग छेड़ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स कारण थे जिसकी हल्लाशेरी की वजह से ये ट्रेड रूट्स ढूंढ पाए। तो 1 हमारे आंसर में आना चाहिए। सेकंड कह रहे हैं कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय ऑटोमन टर्क्स। बिल्कुल, ऑटोमन टर्क्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेड रूट इसको कैप्चर कर लिया, तो ये डायरेक्ट ट्रेड रूट ढूंढना चाहते थे जिससे इनको भी बाईपास किया जा सके। अगेन दिस इज ट्रू। जील टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। अब भले ही सभी यूरोपियन पावर्स शायद क्रिश्चियनिटी स्प्रेड नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लिखा। क्वेश्चन में लिखा है ओवरऑल पूछा जा रहा है, ठीक है, ओवरऑल। तो उसमें पुर्तगालियों ने क्योंकि यही सोचा था कि क्रिश्चियनिटी को हम स्प्रेड करके अपने ट्रेड को भी प्रमोट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे आंसर में आएगा। रेनेसॉ इन यूरोप। रेनेसॉ से क्या हुआ? रिफॉर्मेशन एज भी कहीं ना कहीं उसी से आती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट उससे आती है, शिप बिल्डिंग उससे आती है, और उन शिप्स ने हेल्प किया यूरोप को टू फाइंड द डायरेक्ट रूट विद इंडिया, ये भी हमारे आंसर में आएगा। इंटरनल फ्यूड्स ऑफ सक्सेशन इन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से सोचिए। देखो दोस्तों, ये बात हो रही है एंड ऑफ 15th सेंचुरी की। एंड ऑफ 15th सेंचुरी इज लगभग 1498 1500 तक के आसपास की बात हो रही है, ठीक है, एंड ऑफ 15th सेंचुरी। उस समय पर मुगलों का शासन था। लेटर मुगल्स नहीं थे, मुगल्स राज कर रहे थे, ठीक है, भारत में, और इंटरनल फ्यूड कोई इतना खास नहीं था। और अगर इंटरनल फ्यूड इंडिया में हो भी, यूरोपियंस एट दैट टाइम वर वेरी फार अवे। वहां से उनको कोई, उनका उस टाइम पे पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था, उनको इंडिया की सिचुएशन पता नहीं थी कि कौन किससे लड़ रहा है, हम इस पे राज कर सकते हैं कि नहीं, इनको आपस में लड़वा सकते हैं नहीं। तो ये सिचुएशन नहीं बनेगी। इनका इंटरेस्ट, इनके जो कारण भारत में राज, भारत में प्रवेश करने के थे, वो थे ट्रेड इंटरेस्ट प्राइमरीली। तो इस वजह से 5th हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, एंड द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी 1 2 3 4। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपने कुछ सीखा और अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया। पुर्तगालियों की अब हम बात कर रहे थे। तो पुर्तगालियों ने कहा, ठीक है, मैंने रीजन बता दिए, रिलीजियस जील थी उनमें कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे, स्पाइस ट्रेड में फायदा लेना चाहते थे, और अरब इटालियंस को खदेड़ना चाहते थे। इस चीज में चेष्टा बहुत पहले से शुरू हो गई, मिड 15th सेंचुरी, यानी कि 1400, ठीक है, 1450s के आसपास पुर्तगाल के एक राजा थे, प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी इनको कहा जाता था। इनको शिप बिल्डिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, काफी ज्यादा रुचि थी, और इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया कि ये एक ऐसी शिप बनाएंगे जो इंडियन ओशन के टर्बुलेंट वाटर्स को झेल सके, राइट। तो ये एक डायरेक्ट रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अपनी इस नेविगेशन के प्रेम की वजह से इनको अक्सर एक और नाम से जाना जाता है। काइंडली नोट दिस डाउन, ये सवाल बन सकता है, स्टेट सिविल सर्विसेज का भी बन सकता है। आप में से जो लोग यूपी बिहार की तैयारी कर रहे हो स्टेट सिविल सर्विसेज की, यूपी बिहार, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी, उनके लिए भी हमने कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट होना इफ यू वांट टू नो मोर एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन दोस कोर्सेज, ठीक है। और उसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा? बाय यूजिंग द कोड CS Live। इनको नेविगेटर भी कहा जाता था। अब इससे पहले कि वो एक डायरेक्ट रूट ढूंढ पाते, उससे पहले इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो ये अपने जीवन काल में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं कि इन पुर्तगालियों ने अपना वो स्पिरिट, अपनी वो कोशिश छोड़ दी। नेविगेटर यानी हेनरी के बाद बार्थोलोम्यू डियाज आते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज बनते हैं वो पहले यूरोपियन जो इंडियन ओशन तक पहुंचते हैं वाया अटलांटिक। इससे पहले जो भी लोग इंडियन ओशन तक पहुंचते थे वो कैसे पहुंचते थे? अफ्रीका के थ्रू, ठीक है, रेड सी के थ्रू, राइट। अटलांटिक से पूरा ऐसे, आपको पता है क्या है शेप अफ्रीका, कुछ ऐसा ना, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, और अटलांटिक ओशन यहां से यहां तक पहुंचना, फॉर इंडियन ओशन तक आना इज क्वाइट अ टास्क, राइट। तो ही बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडियन ओशन फ्रॉम अटलांटिक। और इसमें ऐसा रहा कि जिस प्रकार से इन्होंने अफ्रीका के पास काफी सारा सामना किया स्टॉर्मी वेदर का, तो इन्होंने इस रास्ते को, ठीक है, इस रास्ते को कहा केप ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है। ही कॉल्ड दिस पैसेज केप ऑफ स्टॉर्म्स बिकॉज ही हैड टू फेस लॉट ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है। और जो शिप थी इनकी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी बाय द टाइम ही रीच्ड अफ्रीका। इनके इस एक्सपीरियंस से इन्होंने एक नई शिप तैयार की
जो कि इस तरह के पानियों में चल सकती है, इस तरह के वेदर को झेल सकती है और उसके आगे की जर्नी भी तय कर सकती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये कहीं न कहीं एक नई उम्मीद आई है कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। प्री क्लियर कर लिया हमने। अब आगे थोड़ा ही तो रास्ता रह गया है। मेंस और इंटरव्यू भी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको ना स्टॉर्म्स नहीं कहना, नेगेटिव बातें नहीं करनी। जैसे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सीएस, तो हम जब P2I अगर लेंगे तो कोड भी फिर CS लाइव लगाएंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, इट्स अप टू यू। राइट, दिस कोड कैन एक्चुअली गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट, तो यूज ये करना। राइट, अब देखो, केप ऑफ स्टॉर्म्स था ये रास्ता, क्योंकि एक उम्मीद आ रही है तो उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव रहते हैं और जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। इन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। ठीक है, और जो शिप बनाई उस शिप को अब बार्थोलोम्यू डियाज यूज नहीं कर पाए। ठीक है, ये शिप का इस्तेमाल अब करते हैं वास्को ड गामा। वास्को ड गामा ने बार्थोलोम्यू डियाज के एक्सपीरियंस से बनी हुई उस शिप का इस्तेमाल किया एंड ही अल्टीमेटली बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया वाया सी। ठीक है, एंड ही रीचेस इंडिया इन कैलिकट। राइट, और 1498 में इनका ये एडवेंचर पूरा हो जाता है। ठीक है, अब वास्को ड गामा जब अपनी फर्स्ट ट्रिप पर आते हैं, उस फर्स्ट ट्रिप से इतना ज्यादा ट्रेड होता है और इतना ज्यादा पैसा ये वापस यूरोप में लेके जाते हैं कि इनके बाद एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाता है। पेंडोरास बॉक्स का मतलब है कि और कई यूरोपियंस इनकरेज हो जाते हैं, पता तो लग ही गया कि क्या रास्ता है। तो इसके बाद पेड्रो एल्वारेज कैब्राल, ये अगला फ्लीट, ठीक है, फर्स्ट फ्लीट वास्को ड गामा लेके आते हैं, अगला फ्लीट फिर पेड्रो एल्वारेज कैब्राल ये लेके जाते हैं और इनका मंसूबा होता है कि मैं इंडिया में पुर्तगाली फैक्ट्री सेटअप करूंगा। ठीक है, व्हाट इज फैक्ट्री, व्हाट आर फैक्टर्स, ये अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी आपको समझ लग गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर प्रीलिम्स में ये सवाल आ सकता है, तो प्रीलिम्स में इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अगर नाम याद रखने में दिक्कत आती है तो उसकी दो चीजें हैं, दो उपचार हैं जिनको फॉलो करके आप इनके नेम्स को याद रख सकते हैं। पहला है कि आप बुक में से रिवीजन करें, दूसरा है ये निमोनिक याद रख लें, डू PhD टू बिकम VIP। PhD बड़ी अच्छी डिग्री होती है, ठीक है, जो कर लेता है उसकी जय जयकार भी होती है अक्सर। ठीक है, तो PhD करने से VIP बन सकते हो आप। राइट, तो P से क्या है, प्रिंस हेनरी। ठीक है, प्रिंस हेनरी इज PhD। D इज डियाज, D डियाज के लिए है, PH प्रिंस हेनरी के लिए है, D डियाज के लिए है। और VIP क्या है, V से है वास्को ड गामा और I इंडिया आया और P इज पेड्रो एल्वारेज कैब्राल। ठीक है, पेड्रो एल्वारेज कैब्राल। नाउ लेट अस सी कि वास्को ड गामा जब इंडिया में आया तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। भारत में समुद्र के रास्ते आए, ठीक है, केप ऑफ गुड होप उस रास्ते को नाम दे दिया गया। अब जो शिप जिस शिप से आए, ठीक है, उस शिप को बनाने में भी काफी चेष्टा लगी थी, तो इतिहास में उस शिप का नाम भी रिकॉर्ड किया गया है और आपके एग्जाम में भी उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो वास्को ड गामा की जो शिप थी, दैट शिप वाज नोन एज गैब्रियल, शिप गैब्रियल। ठीक है, गैब्रियल नाम की शिप में वास्को हमारे भारत में प्रवेश करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली एक गुजराती, ठीक है, आपको सबको पता है कि गुजरात इज नोन फॉर ट्रेडर्स, ठीक है, बोरा ट्रेडर्स एटसेट्रा, ये सारे लोग काफी व्यापार करते थे पश्चिम के साथ। तो गुजरात के बहुत से लोग व्यापार के सिलसिले में पर्शिया में भी मौजूद थे, अफ्रीका में भी मौजूद थे। ठीक है, सामान लेके जाना पड़ता है, एटलीस्ट कोस्ट तक तो वो जाते ही हैं। तो एक गुजराती कैप्टन ने इनकी शिप को चलाने में हेल्प की। ठीक है, द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज अब्दुल माजिद। ठीक है, ही वाज द कैप्टन ऑफ गैब्रियल, द शिप ऑफ वास्को ड गामा। राइट, 1498 में ये पहुंचते हैं कैलिकट, जो आज के समय में हम कोझिकोड के नाम से जिसको जानते हैं, और वहां पर राज चल रहा था एक राजा का, और राजा को वहां पर कहा जाता था सिमुदिरी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। वास्को जी पधारते हैं, ठीक है, इनको देख के अब यूरोपियंस होते, ठीक है, जैसे आज की डेट में साइंस फिक्शन कहीं यूएस की दिखाएं तो वो कहते हैं कि एलियंस आ रहे हैं, वो साथ ही अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हमने इनका स्वागत किया, ठीक है, इनकी आवभगत की। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे राजा हैं, ये हैं, इनको सिमुद्री कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा, जिमुरिन कहते हैं, सिमुद्री, जिमुरिन, सिमुद्री, जिमुरिन, कहा कि तुम जो कहते हो वही बोल लो। ठीक है, तो जिमुरिन इज बेसिकली व्हाट, जो राजा को कहा जाता है। उन राजा का नाम मन्ना विक्रमा है एज पर मेनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, मन्ना विक्रमा उनको कहते थे, समुद्री इज टाइटल। राइट, और उस समय पर यह भी आप याद रख लीजिए अपनी जानकारी के लिए, मेंस में भी ये आपके काम आ सकता है आंसर्स को इनरिच करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो एग्जामिनर को ये मैसेज जाता है कि इस व्यक्ति को, इस विद्यार्थी को काफी अच्छी नॉलेज है। तो मैनुअल वन वॉज द नेम ऑफ किंग, उस समय के पुर्तगाली राजा जो थे वो थे मैनुअल वन।
ठीक है, मैनुअल 1 ने फंड्स दिए थे और सपोर्ट किया था वास्को डी गामा की इस ट्रिप को, ठीक है। और दिस वाज ऑल अबाउट वास्को डी गामा, राइट। इसके बाद वास्को डी गामा ने आकर देखो ट्रेड तो स्टार्ट कर ही दिया। अब पोर्चुगल को पता लग चुका है पोर्चुगीज को कि इंडिया के साथ ट्रेड किस रास्ते से हो सकता है। अब वो चाहते थे कि इंडिया में हमारी प्रेजेंस भी हो जाए। तो क्या होता था कि गोडाउन जैसी जगह बनानी होती थी इनको, ठीक है। गोडाउन जैसी जगह में ये जो मटेरियल आगे जाकर बंदरगाह तक पहुंचाना है उसको इकट्ठा करते थे, और जो वहां से मटेरियल इधर सर्कुलेट करवाना है वो भी वहीं पे होता था। तो ऐसी चीजों को फैक्ट्री कहते थे, ठीक है। छावनी होती थी और वो फोर्टिफाइड होती थी जनरली, क्योंकि काफी सारा मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल की फैक्ट्री है ना, प्रोडक्शन टक 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 मशीनें चल रही हैं, वो नहीं होता था। गोडाउन की तरह होते थे। उस माल की प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी एक मिलिट्री भी रखते थे। तो छावनी को फैक्ट्री कहा जाता था उस समय पर, ठीक है। और वहां पर काम करने वाले लोग जो थे उनको फैक्टर कहा जाता था। 1503 में वास्को वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज जो कि एक फैक्ट्री कोचीन में सेटअप कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप हुई वो पोर्चुगीज की थी, और वो 1503 में सेटअप हो जाती है, ठीक है। इन 1503 फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री सेटअप हो जाती है। सेकंड पोर्चुगीज फैक्ट्री को सेटअप करने में भी वास्को का ही हाथ होता है। ये 1505 में हो जाती है। दिस टाइम इट्स इन कन्नूर। तो कोचीन तो आप सभी को पता है कहां पर है, ठीक है। कन्नूर में अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए मैंने आपको मैप दिखाया है। केरला में, नॉर्थ केरला में, दिस इज टुडेज कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। तो इस रीजन में इन्होंने अपनी सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 1498 में आकर 1503 में पहली फैक्ट्री सेटअप हो रही है, तो फिर इतना समय क्यों लगा? लगभग 5 साल लगा दिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की थी पहले, वो कोशिश की थी, लेकिन हुआ ये कि वो ना गड़बड़ हो गई थोड़ी। गड़बड़ ये हुई, वास्को के बाद जो सेकंड फ्लीट इंडिया में आई वो थी ये अमरीशपुरी टाइप के अंकल की वजह से, ठीक है। ये अमरीशपुरी टाइप के अंकल जो हैं इन्होंने सेकंड फ्लीट को लीड किया था। इनका नाम है पेड्रो एल्वारेज कैब्राल। इनकी शक्ल देख के बताओ जरा मुझे, कुछ नहीं करना, सिर्फ शक्ल देखो। शक्ल देख के क्या आपको ये जेन्युइन इंसान लग रहे हैं, या लगता है कि इन्होंने तो कुछ लूटपाट मचाई होगी अच्छे से? बताइए, क्या ये जेन्युइन इंसान लग रहे हैं? नहीं लग रहे, ठीक है। और एक्चुअली में भी नहीं थे। सेकंड फ्लीट इन्होंने लीड की, इंडिया में आए। इनका ऑब्जेक्टिव था कि मैं फैक्ट्री सेटअप करूंगा यहाँ पे। वास्को गया तेल लेने, ठीक है। वास्को को भेजेंगे हम कहीं और, इजिप्ट भेजेंगे, वहां से तेल निकाले वो, हम यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करेंगे। तो ये चाहते थे कि ट्रीटी साइन करूंगा मैं राजा के साथ, कैलिकट के राजा के साथ, और वहां पर मैं फैक्ट्री सेटअप कर दूंगा। लेकिन इनके तेवर, ठीक है, कि अभी जुम्मा जुम्मा आए हैं और तेवर ऐसे कि जैसे मैं ही राजा हूं। हुआ ये कि जब ये कैलिकट में आते हैं, ठीक है। अब पोर्चुगीज की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये रिलीजियसली थोड़े इंटॉलरेंट होते हैं, एंड सेकेंडली अरब्स के साथ क्योंकि इनकी बनती नहीं है, और अरब्स को बाईपास करने के लिए तो ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो अरब्स को ये देख लेते हैं। तो अरब्स के सामने थोड़े होते हैं चौड़े, ठीक है। अपनी शिप में ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और उनको चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम अब क्या हमसे कस्टम लोगे, अब तुम पर डिपेंडेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट ट्रेड करूंगा। अरब्स भी फिर दे देते हैं 2-4 जवाब, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट इनका हो जाता है अरब मर्चेंट्स के साथ, जिसकी वजह से अरब मर्चेंट्स इनकी एक शिप को कैप्चर भी कर लेते हैं। बदला लेने के लिए कहते हैं कि तुमने मेरी एक शिप कैप्चर की, मैं तुम्हारी 10 करूंगा। 10 शिप इन्होंने अरब की कैप्चर कर ली, राइट, अरब मर्चेंट्स की। एंड उसके बाद हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। इनसे एक मैसेकर हो जाता है जिसमें कि 600 अरब की मृत्यु हो जाती है, राइट। यहां पर इंडिया में उस समय पर मुगल्स का राज चल रहा था। ज्यादातर सल्तनत और ज्यादातर जो सूबे थे उसमें भी इस्लाम को फॉलो किया जा रहा था। जब इन्होंने ये हरकत की तो ये इनकी प्रोजेक्शन बहुत खराब गई हमारे लोकल रूलर्स में भी, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली ये जो ट्रीटी साइन करना चाहते थे, आप मुझे बताओ, आप अगर जैमोरिन की जगह होते, सिमुद्री होते, ठीक है, क्या आप इनको अलाउ करते फैक्ट्री सेटअप करने की? ऑब्वियसली आप कहते बाहर निकलो, गंद मत डालो हमारे देश में, ठीक है। तो इनको वही हुआ इनके साथ हर्षण, ठीक है, इसलिए फेल हो गए। तो इसलिए जनरली ये हमें लाइफ में भी सीखना चाहिए कि हर चीज देखो एग्रेशन से अचीव नहीं हो सकती। देयर आर टाइम्स जब हमें झुक के अपना काम करवाना पड़ता है, और झुकने में कुछ गलत नहीं है। ग्रेजुअली एज यू ग्रो इन एज, धीरे धीरे आपको समझ में ये आएगा कि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। और अभी आप देखेंगे हमारे इतिहास में भी अंग्रेजों में और भारत में ना, भारतीयों में ये मेजर फर्क है। अंग्रेजों को पता था कि इंडियंस आर टू मच इमोशनल पीपल, कि इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, थोड़ा सा इनकी जी हुजूरी कर दो, ये लेट जाते हैं और इनसे फिर कुछ भी करवा लो। और इनको, अंग्रेजों को जो मर्जी आप कह दो, गालियां दे दो, बेइज्जती कर दो,
ये सुन लेंगे चुप करके, दिल पे नहीं लेंगे और थोड़ी देर बाद खुद को सशक्त करके वापस जवाबी हमला करेंगे, अपने काम से बताएंगे। इनमें ये चीज थी। ठीक है, तो यहां पर कुछ वैसे ही हुआ, ये इमोशंस के बहाव में आ गए तो इनको वापस भेज दिया गया। ठीक है, अब पोर्चुगीज जब इंडिया में आए, इनकी फैक्ट्रीज वास्को डी गामा के कारण जो सेटअप हो गई और ग्रेजुअली इनके अंदर टेरिटरीज भी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो उन फैक्ट्रीज की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप भी समझते हैं कि अगर आप कोई कंपनी बाहर की कंट्री में सेटअप कर रहे हो या इंडिया में भी सेटअप कर रहे हो तो उस कंपनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर पोर्टफोलियोज होंगे अलग अलग लोगों के, प्रॉपर उनके काम होंगे कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है। राइट, तो उसके चलते इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया और उसको नाम देते हैं ये एस्टाडो द इंडिया। और ये 1503 से 1504 के आसपास इसको बनाया जाता है। अब एस्टाडो द इंडिया का बेसिकली मतलब है पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि इनसे इनके मंसूबे बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि बेसिकली व्हाट दे वांट टू डू? आपको नहीं लगता कि इनका मंसूबा एकदम क्लियर हो चुका है कि बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग इज कि ये भारत में एक पॉलिटिकल सेटअप चाहते हैं। दे वांट टू हैव एंड ग्रैब पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है और वही चीज ये करते हैं। तो ये एस्टाडो द इंडिया जो होता है ये एक गवर्निंग बॉडी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। इस एस्टाडो द इंडिया का जो हेड होता है उसको वाइसरॉय कहा जाता है और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक क्रिश्चियन पोर्चुगीज स्टेट हम यहां पर सेटअप करेंगे। ठीक है, वी विल सेटअप अ क्रिश्चियन पोर्चुगीज स्टेट। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टाडो द इंडिया। राइट, तो ये एक टर्म है, पता होना चाहिए। राइट, तो यहां से एक्सपोज भी होते हैं इतिहासकार, पुर्तगालियों को एक्सपोज करते हैं कि स्पाइस ट्रेड से ज्यादा ये अपना शासन एस्टैब्लिश करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए क्या करेक्ट आंसर है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर अभी तो आपने पढ़ाया नहीं है, सर हम कैसे करें सॉल्व, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। दोस्तों, हमें ब्रेन अप्लाई करना है। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स में पूरी पोटेंशियल है टू क्लियर दिस एग्जाम, लेकिन आपके अपने ही माइंड में लिमिटेशंस बन रखी हैं। अपनी लिमिटेशन से बाहर आइए। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। हो सकता है बहुत सी चीजें आपको ना पता हो, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है, क्या उसके बेसिस पे ये नहीं पता आपको कि 1498 में वास्को डा गामा ये इंडिया में आया था और 1498 में आकर इसने पहली फैक्ट्री 1503 में स्टैब्लिश की थी। तो क्या एक ही साल के अंदर ये गोवा को कैप्चर कर लेंगे क्या? बताइए, कमेंट में बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। और क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, तो अगेन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी, साक्षात यूपीएससी ने अब ये बता रखा है कि ये 3 स्टेटमेंट्स जो इन्होंने दी हैं ये करेक्ट हैं। तो बहुत से वो लोग, ठीक है, मुझे पेड क्लास में बहुत मेरे पीछे पढ़ते हैं, तो तुम सब लोग देख लो। इसी क्वेश्चन में 2003 में यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया कि इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनी थी। ठीक है, देयर फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में बनी फैक्ट्री पहले स्टैब्लिश हुई थी, सूरत में बाद में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, साउथ में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनी और आगे हम क्रोनोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा, क्रोनोलॉजी में मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री पहले स्टैब्लिश हुई थी, सूरत की बाद में। ठीक है, तो बहुत सी बुक्स ने सूरत को फर्स्ट फैक्ट्री कहे रखा है और ये कंफ्यूजन हो जाती है और एक जने ने गलती की, उसकी कॉपी करने के जगह चक्कर में सभी लोग गलती करते जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सूरत में फर्स्ट मेजर फैक्ट्री जरूर बनी थी, लेकिन पहली फैक्ट्री अगर हम कहेंगे अंग्रेजों की भारत में, मसूलीपट्टनम में बनी थी। ठीक है, और वो छोटी फैक्ट्री थी, ऑब्वियसली फर्स्ट बन रही है तो छोटी फैक्ट्री बनेगी। राइट, तो आगे मैं पूरी कहानी बताऊंगा, जब अंग्रेजों की कहानी शुरू होगी तो उनकी कौन सी फैक्ट्री से इंपॉर्टेंट, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। इसके बाद ईस्टर्न इंडिया, द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा 1633। ठीक है, साउथ की पहली फैक्ट्री, ईस्ट की पहली फैक्ट्री, और अंडर लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। ये भी हम कवर कर लेंगे जब फ्रेंच के बारे में डिस्कशन होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। अच्छा, स्टेटमेंट के से पहले मुझे एक ये चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, क्या ये ट्रू होगा? वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, इज दिस ट्रू और इज इट फॉल्स? दिस इज फॉल्स, क्योंकि अलेक्जेंडर पेशावर से नहीं आया था। अलेक्जेंडर कहां से आया था? ग्रीस से, है ना, ग्रीस से आया था।
और ग्रीस यूरोप में ही है। तो लैंड रूट के जरिए भारत को जीतने, दुनिया को जीतने, वो इससे पहले वास्को से पहले भी आ चुका था, लेकिन सी रूट से, डायरेक्ट सी रूट से वास्को वाज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, वास्को वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडियन ओशन फ्रॉम अटलांटिक, ये गलत है। इंडियन ओशन में जो पहला इंसान था अटलांटिक के जरिए जो पहुंचा वो था बार्थोलोम्यू डियाज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वास्को ड गामा वाज फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, ये ट्रू है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे। यूरोपियंस हु मेड एफर्ट्स टू रीच इंडिया वाया सी, तो इनको अरेंज करना है। या तो आपको कहानी याद हो, कहानी में क्या हमारे नेविगेटर साहब आए थे, ठीक है, जिनको प्रिंस हेनरी भी कहा जाता था। उनके बाद बार्थोलोम्यू डियाज आए थे। बार्थोलोम्यू डियाज ने एक्सपीरियंस गेन किया, शिप बनाई, उस शिप को वास्को ड गामा ने यूज किया, ठीक है, वो इंडिया आ गया, राइट। इंडिया आने के बाद वास्को ड गामा को कहा कि मैं इसको बीट करूंगा, तो अमरीश पुरी अंकल, ठीक है, जिसको पेड्रो एल्वारेस कैब्राल भी कहा जाता है, वो आए, राइट। तो ऑर्डर निकल गया हमारा, राइट। कहानी से देखो जल्दी आसानी से याद हो जाता है, कई बार निमोनिक ही याद नहीं होता, ठीक है, तो कहानी भी याद रख लो, उससे भी काफी इंटरेस्टिंग आप तरीके से याद रख सकते हैं। और साहस की सीरीज में आगे ऐसी बहुत सी कहानियां बताऊंगा, ठीक है, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप, राइट। तो गुजारिश आपसे यही रहेगी कि जितना शेयर कर सकते हो, जितना इस सीरीज को बड़ा बना सकते हो, मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। हर कोई P2I में शायद एनरोल ना हो पाए, इस सीरीज के जरिए हम फायदा लेंगे, ठीक है। और इससे भी ज्यादा अगर फायदा लेना है, डायरेक्ट मेंटरशिप अगर चाहिए, तो फिर P2I में एनरोल हो जाओ। एंड एनरोल होने के लिए यूज द कोड CS Live, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, द टर्म एस्टाडो द इंडिया कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय पोर्चुगीज, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय डच, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पोर्चुगीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रेंच, ठीक है। अब ये डा डू ये आया हुआ ला ले, ये फ्रेंच डच और पुर्तगालियों का ही काम लगता है, पर ये फैक्ट्री नहीं, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड दैट टू ऑफ पोर्चुगीज। तो इसका करेक्ट आंसर सी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस इसलिए मैं साथ साथ करा रहा हूं ताकि जो भी ग्रास्प कर रहे हो ना, समझ आता रहे। चलो, अब पोर्चुगीज गवर्नर की बात करते हैं, ठीक है, वाइसराय या गवर्नर, इन्होंने पॉलिटिकल स्टेट बनाने की कोशिश की थी। तो पुर्तगालियों के 3 मेन गवर्नर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इन 3 गवर्नर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, पोर्चुगीज का जब तक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। उसके बाद ना एक पॉइंट के बाद ये पैसिव पावर बन के रह गए, तो वो इतिहास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन इन 3 गवर्नर्स ने जो जो किया दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 गवर्नर्स हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है, सबसे पहले गवर्नर फ्रांसिस्को दी एल्मीडा 1505 से 1509 तक रहे थे ये। अल्फांसो दी एल्बुकर्क, ठीक है, 1509 से 1515, एंड नीनो दा कुना, ये 1529 से 38, ठीक है। बीच में और भी गवर्नर्स रहे थे, बट दीज आर द वंस जिनके ऊपर हम ध्यान देंगे, राइट। नहीं तो अदरवाइज तो पोर्चुगीज की ही हिस्ट्री अगर पढ़ने बैठ गए फिर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, गोवा की जो तैयारी कर रहा है गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उनको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा डेप्थ में जाना पड़े, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना करेंगे, इनके बारे में पता ना, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इसको हम तैयार करेंगे एक टेबल के जरिए। इस टेबल में मैंने जो इनकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रखी है वो बता दिए, एंड बुक में आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बुक को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट ही किया है, राइट। यू कैन फाइंड दिस इन द बुक एज वेल, पेज 37 पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बुक ले लेना, बुक का फायदा ही रहेगा दोस्तों, ज्ञान जो है वो जाया नहीं होता, ठीक है, बुक का आपको डेफिनेटली फायदा ही मिलेगा। तो अल्मीडा जो है, अल्मीडा ने एनेक्सेशन स्टार्ट कर दी थी, राइट। इनको कहा जाता है कि विजयनगर और बीजापुर के बीच में ना एक एंजिडीवा आइलैंड हुआ करता था, उसको कैप्चर कर दिया और वहां पर फोर्ट एंजिडीवा बनाया। ये सवाल बन सकता है कि एंजिडीवा फोर्ट किसने बनाया, किसने कैप्चर किया, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को इस टेबल में आपको बता दिया है। और एक पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी बड़ी फेमस है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि इट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग सुपरमेसी ऑफ पोर्चुगीज इन इंडियन ओशन, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये काइंड ऑफ ना एक्सटॉर्शन करते होते थे कि एक फ्री पैसेज, सेफ पैसेज देने के लिए, ठीक है, सेफ पैसेज देने के लिए पुर्तगालियों को वहां पर आपको कुछ ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ये चीज जो थी इनके अगेंस्ट गई, क्योंकि उसमें क्या था कि काफी लोग जो हज की यात्रा या मक्का विजिट करने जाते थे, ये उनसे भी इस तरह का टैक्स ले लेते थे, तो दैट वेंट अगेंस्ट देम, राइट। इसी के साथ अल्फांसो एल्बुकर्क, इनको काफी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गवर्नर्स कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोचीन में हेडक्वार्टर्स ही अपने बना लिए। इसके बाद दीयू को 1509 में और गोवा को 1510 में इन्होंने कैप्चर करके पुर्तगालियों की टेरिटरी बना लिया। फिर ईस्ट की साइड पे इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया जहां पर मगध हुआ करता था हिस्टोरिकली, और आज के समय में बंगाल है, इस समय पर भी बंगाल था, तो वो काफी रिच, रिसोर्सफुल
एक सूबा था, तो वहां पे इन्होंने हुगली और बलासुर, ठीक है, इसको अपना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना लिया और इंश्योर किया कि ईस्टर्न इंडिया में भी हमारे पुर्तगालियों की प्रेजेंस रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की अगर इनकी बात करूं तो देखो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोर्चुगीज गवर्नर एक रीजन की वजह से कहा जाता है। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि जो व्यक्ति भारत को भारत नहीं समझेगा वो नहीं एडमिनिस्टर कर पाएगा अच्छे से। भारत बनता है अलग अलग रंग रूप, विचारधारा और धर्मों से, ठीक है, एक कॉस्मोस है भारत, राइट। तो अगर भारत के ऊपर आपने अच्छा कंट्रोल करना है या राज करना है, इवन आपके लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे तो लोकल्स को अपनी गवर्नेंस का पार्ट बनाना। तो इन्होंने इसी चीज को फॉलो किया, इन्होंने लोकल्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया। एंड क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड करना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया, ही अबॉलिश्ड सती, ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू अबॉलिश सती इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन टू अबॉलिश सती इन इंडिया, वो अल्फांसो एल्बुकर्क हैं। फर्स्ट टाइम सती वाज अबॉलिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया, वो आपको पता है, वो आगे करेंगे, ठीक है, वो आगे उसको किया जाएगा, सोशल रिलीजियस में भी आएगा। अच्छा हाँ, इसका कमेंट में देना आंसर, लॉर्ड वेल्सली है कि विलियम बेंटिक है, बताओ। और इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसको कमेंट में बताइए इसका आंसर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट यूरोपियन जिसके अंडर सती अबॉलिश हुई थी, तो अपनी टेरिटरी के अंदर इन्होंने सती को अबॉलिश कर दिया था। सती अबॉलिश करने के पीछे ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज में एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। ब्रिटिश एक्चुअली रिफॉर्म करना चाहते थे, उनकी इंटेंशन नहीं थी दैट द विडो हु इज नो लॉन्गर डाइंग, हम अपने जो यूरोपियन ऑफिसर्स हैं उनकी मैरिज करवा देंगे एंड जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो यूरोपियन रेस, एंग्लो यूरोपियन रेस के होंगे। ब्रिटिश में ऐसा नहीं था, लेकिन पुर्तगालियों में ऐसा था। दे वांटेड कि जो भी ऐसी महिलाएं विडोस, ठीक है, वो जिंदा रहती हैं, तो जो पोर्चुगीज ऑफिसर्स हैं दे विल मैरी दीज इंडियन वुमेन एंड इट विल हेल्प देम प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, वो एंग्लो इंडियन होंगे, ठीक है, इसलिए गोवा में हमें काफी एंग्लो इंडियंस मिलते भी हैं, राइट। इसके बाद नीनो दा कूना, ठीक है, नीनो दा कूना ने क्या किया, गोवा को 1510 में, गोवा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, गोवा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गोवा जब पोर्चुगीज ने अपना हेडक्वार्टर बनाया ना, एक बार ब्रिटिश ने ओवरपावर कर दिया था, उसके बाद रिटर्न कर दिया। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वन टू एंटर इंडिया एंड द लास्ट वंस टू लीव। कब लीव किया इन्होंने, बताओ कमेंट सेक्शन में। इन्होंने लीव किया दिसंबर 1961 में, ठीक है, ऑपरेशन विजय हुआ था, याद है किसी को, पढ़ा किसी ने इसके बारे में, ऑपरेशन विजय हुआ था। ऑपरेशन विजय के थ्रू हमने गोवा को वापस इंडिया में मर्ज करवा दिया था और पोर्चुगीज को बाहर मतलब जाना पड़ा, दे हैड टू सरेंडर गोवा टू इंडिया, राइट। अब गोवा को कैप्चर कब किया और कौन से गवर्नर के अंडर हुआ, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो 1510 में ये डेवलपमेंट हुई, ठीक है, 1510 में, इसलिए उन्होंने जो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा गोवा के ऊपर ही पूछे, आगे पूछे कि गोवा पर आ सकता है, ठीक है। तो गोवा को कैप्चर तो देखो एल्बुकर्क ने किया, लेकिन हेडक्वार्टर्स बनाया उसको नीनो दा कूना ने। तो कोचिन से गोवा, ये नीनो दा कूना के अंडर हुआ और गोवा इनके बाद ऑफिशियल कैपिटल बनी पुर्तगालियों की इंडिया में, और आगे काफी लंबे समय के लिए ये लोग यहीं पर रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पोर्चुगीज इन इंडिया। अब इनका डिक्लाइन क्यों होता है, डिक्लाइन होने के पीछे देयर इज इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स। बुक एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थोड़ा यहां पर मैं समझा देता हूं। देखो दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड ट्रेडर्स। एरिस्टोक्रेट्स होते हैं वो लोग जिनकी जमीनें हैं, ठीक है, द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। तो पोर्चुगीज में एक्चुअली समस्या ये थी कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी अभी भी दबदबा रखती थी, तो ट्रेडर्स की उतनी हैसियत नहीं थी, राइट। तो इनकी सरकार का इन ट्रेडर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना कि फ्रांस और ब्रिटेन ने दिया। ब्रिटेन ने तो बहुत ज्यादा दिया, इनको उतना नहीं मिला। तो दिस वाज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, इनके यहाँ करप्शन और माल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, ठीक है, एग्जाम्पल ये पेड्रो एल्वारेज कैब्राल, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। फिर पायरेसी करते थे, इनको बेचारों को समझ नहीं आता था कि ट्रेड क्या है, पायरेसी क्या है। इनको लगता था कि अगर रास्ते में कोई दूसरा जहाज आ रहा है उसको लूट लिया, ये भी हमारा हो गया, ये ट्रेड है। नहीं, पायरेसी करते थे ये। इस पायरेसी की वजह से क्या था, जो इंडियन रूलर्स थे, स्पेशली लोकल रूलर्स, उनको समझ आ गई थी कि ये पोर्चुगीज ये ठीक लोग नहीं है, ठीक है, ये लोग सही से नहीं है, राइट। तो ये भी इनके डिक्लाइन का कारण बना। इनटॉलरेंस जो इनकी रिलीजन की तरफ थी, अरब मर्चेंट्स के साथ पंगे ले रहे हैं, इस्लाम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं उस कंट्री में जहां पर इस्लामिक डोमिनेंट रिलीजन है, रूलिंग क्लास का रिलीजन है, राइट। तो ये भी एक कारण बना जिससे कि पुर्तगालियों का डिक्लाइन हो गया।
ठीक है, दूसरी यूरोपियन पावर्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गई एंड दे वर मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर सपोर्टेड बाय देयर मोनार्क्स एंड मच मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो वो भी एक कारण बना। एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई जो इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ब्राजील एंड मर्जर विद स्पेन। इसमें ऐसा था कि पोर्चुगल, ठीक है, पुर्तगालियों में ये अराउंड 1580 में मर्जर हुआ था, ठीक है, स्पेन के साथ। पुर्तगालियों के राजा थे जिनका नाम था डॉम सेबेस्टियन। ठीक है, देयर वाज अ किंग नेम, ये सिर्फ सुन लो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये कहानी सिर्फ सुन लो ताकि ये पॉइंट आपको समझ लग जाए। एग्जाम में अगर आप मर्जर विद स्पेन भी लिख दोगे मेंस के आंसर में, एग्जामिनर को ये मानना पड़ेगा कि आपको ये पूरी कहानी पता है। तो इसको सिर्फ सुन लो, नो नीड टू नोट दिस डाउन इन डिटेल। 1518 में देयर वाज अ पर्सन डॉम सेबेस्टियन, ये राजा थे। डॉम सेबेस्टियन बिना उत्तराधिकारी अपॉइंट किए इनका देहांत हो जाता है। तो उस सिनारियो में स्पेन के राजा जिनका नाम था किंग फिलिप टू ऑफ स्पेन, ठीक है, किंग फिलिप टू ऑफ स्पेन, ये पोर्चुगल में क्योंकि एक वैक्यूम है तो ही बिकम्स द किंग ऑफ पोर्चुगल एज वेल, राइट। तो इसमें क्या होता है कि किंग फिलिप टू इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनसे पहले भी इनके वंश में कोई फिलिप नाम के व्यक्ति थे, इनका भी नाम फिलिप है। उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए लीनिएज में, स्पेन की लीनिएज के हिसाब से इनको सेकंड फिलिप कहा जा रहा है। लेकिन पोर्चुगीज में पीछे कोई फिलिप नहीं था, राइट। तो उस वजह से पोर्चुगल के इनको फिलिप वन कहा जाता है। पोर्चुगल के कॉन्टेक्स्ट में ये फिलिप वन है, स्पेन के कॉन्टेक्स्ट में ये फिलिप टू है। ठीक है, ये 1-2 जो दिया होता है ना, इसका भी एक पर्पस होता है। आई होप ये बात समझ गए हैं। जब स्पेन और पुर्तगालियों का मर्जर हो गया, बेसिकली क्या हुआ कि क्योंकि अब राजा इनका सेम हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डिफरेंट थे। किंग इज सेम, बट जैसे स्पेन रन कर रहा था वो वैसे ही करेगा, जैसे पुर्तगाल रन कर रहा था वैसे ही करेगा, लेकिन किंग के डिसीजंस तो इंपैक्ट करेंगे। तो क्योंकि स्पेन का ज्यादा ध्यान, ठीक है, पोर्चुगीज ईस्ट की तरफ गए, स्पेन, स्पेन की एग्जांपल दो, जो वेस्ट की तरफ गया था, जिसने अमेरिका ढूंढ लिया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो स्पेन का ध्यान अपनी अमेरिकन कॉलोनीज की तरफ था। ठीक है, इसी के साथ पुर्तगालियों ने ब्राजील को भी ढूंढ लिया। आप सभी को पता है कि ज्यादातर अमेरिकन कंट्रीज में, खासकर ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इसमें स्पेनिश बोली जाती है। ब्राजील में पुर्तगाली बोली जाती है, ठीक है, पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है, क्योंकि वो पोर्चुगीज की कॉलोनी था। तो क्योंकि पोर्चुगीज को एक तो ब्राजील मिल गया, ऊपर से स्पेन के साथ मर्जर हो गया, तो इनका ध्यान इंडिया में ना रहकर वेस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, और इनका ध्यान उधर चला गया, तो इंडिया में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रह नहीं पाई। एंड ग्रेजुअली जो पावर वैक्यूम ये छोड़ रहे हैं, उसको दूसरी यूरोपियन पावर्स आकर एक्वायर कर रही हैं। कुदरत का यही नियम है, आप अगर ढीले पड़ोगे तो कोई और आपकी सीट ले लेगा यूपीएससी की। ठीक है, तो यही यहां पर हो रहा था। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हुगली वॉज यूज्ड एज बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बाय, वेरी इजी, पायरेसी इन्हीं की दिक्कत थी सबसे ज्यादा, तो आंसर भी ए ही होगा। 1995 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट। अब एक बार जाने से पहले आपको कुछ इंपैक्ट बता देता हूं जो पुर्तगालियों के हुए इंडिया में आने से। ठीक है, सबसे बड़ा इंपैक्ट यही है कि दोस्तों के इनके आने से एक यूरोपियन एरा इंडिया में शुरू हो गया। क्लियरली अब यूरोपियन एरा स्टार्ट होगा, और आगे का हमारा पूरा चैप्टर और पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें यूरोपियंस के खिलाफ हमने स्ट्रगल कैसे किया, पर्टिकुलरली ब्रिटिश के साथ, उसकी कहानी शुरू हो जाती है। तो इंडिया में यूरोपियन एरा स्टार्ट हो गया। इसके बाद नेवल पावर, नो डाउट इस टाइम मराठास ने भी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बनाई थी, और एंशिएंट इंडिया में चोलास की बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी, चोल्स की, राइट। इन्होंने थोड़ी मॉडर्न नेवी इंट्रोड्यूस कर दी। इन्होंने क्या किया, अपनी शिप में क्या करते थे, कैसल्ड प्रो और स्टर्न यूज करते थे। मल्टी डेक इनकी शिप होती थी। ठीक है, मल्टी डेक का मतलब है, कैसल प्रो को कैसे समझाऊं, आप इमेजिन करो, मेरी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है, आप इमेजिन करो ये शिप का फ्रंट है, ठीक है, और इसमें ना आगे ऊपर ये मल्टी स्टोरी बनी हुई है ना, तो आगे इनका ऐसे कैसल जैसी चीज है। इस कैसल जैसी चीज से क्या होता है कि हाइट से सोल्जर्स बैठ रखे हैं इस कैसल प्रो में, और वो बहुत दूर तक उनकी विजिबिलिटी है। दूर विजिबिलिटी होने की वजह से दे कैन एक्चुअली सी एन इनकमिंग एनिमी। सेकेंडली, अगर वो एनिमी बहुत पास हो जाए, यहां पर अपने आर्चर्स को बिठाकर वो अटैक बेटर करवा सकते हैं। तो नेवल सुपीरियोरिटी और नेवल टेक्नोलॉजी हमारे इंडियंस भी इनसे सीखना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो इस नेवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। मिलिट्री में भी काफी सारी चीजें हमने सीखी। ये जो मैच लॉक होता है, मैच लॉक क्या होता है, ये जो राइफलमैन होते हैं ना, तो राइफलमैन का जो एक ट्रेंड था वो पुर्तगालियों से आया। इसी को फिर सिक्स ने भी अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस किया, माइसोर ने भी किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इवन मराठास दे आल्सो इंट्रोड्यूस मैच लॉक्स। ठीक है, उनके पास बंदूक होती थी, राइट। तो ये मैच लॉक्स, और जो इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री कैवेलरी। ठीक है, कैवेलरी है घुड़सवार,
इन्फेंट्री है फुट सोल्जर्स। तो इन फुट सोल्जर्स की जो ड्रिल होती थी, ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, क्या है ड्रिल? पुराने सोल्जर्स जो थे वाह करके भागते थे, ठीक है, और यहाँ पे ड्रिलिंग इन्फेंट्री क्या है, पूरा ऐसे जैसे होता नहीं है रिपब्लिक डे पे पूरी परेड की तरह, ठीक है, हिटलर की आर्मी, राइट, पूरा छरप 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 ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे यूनिसन में। तो वो चीज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। कल्चर में हम जब इम्पैक्ट ऑफ प्रेस, इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियंस पूरा एक चैप्टर करेंगे, प्रेस डेवलपमेंट्स करेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। एंड क्योंकि इनके मिशनरीज और जो चर्च हैं वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे, तो इन्होंने कुछ हद तक वेस्टर्न एजुकेशन, राइट, और अपना वेस्टर्न आर्ट, आर्किटेक्चर एंड गोवा में भी पुर्तगाली आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। मेटलर्जी में काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट था। दे वर नोन टू बी गुड सिल्वर स्मिथ, सिल्वर एंड गोल्ड स्मिथ काफी अच्छे थे ये लोग। और गोवा एक सेंटर बन गया इंडिया में मेटलर्जी का, ठीक है। आज के समय में भी गोवा में मेटल वर्क्स का काफी ज्यादा गुणगान किया जाता है। इंडिया इज नोन, इंडिया का गोवा का जो मेटल वर्क है पूरी दुनिया में विख्यात है। तो इनकी ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी इंडिया में काफी ज्यादा स्प्रेड हुई एंड कई तरह के फूड आइटम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की, ठीक है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, चिल्ली, ठीक है, जिंजर, काफी सारे जो मसाले हैं वो इंडोनेशिया में ये ट्रेड करते थे, तो इंडिया के थ्रू फिर वेस्ट में लेके जाते थे। तो इंडिया में भी काफी सारे ये पोटैटो वगैरह ये सारे इन्होंने चीजें इंट्रोड्यूस की, राइट। ये इनका इम्पैक्ट है। अब आपका होमवर्क रहेगा कि इस चैप्टर को अपनी बुक से एक बार जरूर रिवाइज करना, राइट। एंड आज के सेशन में इतना ही। P2I में हमारे एस्पिरेंट से मिलकर और ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे, वहां पर कुछ मेन आंसर राइटिंग भी करेंगे, राइट। सो डू एनरोल इन P2I। जुलाई का जो इवनिंग बैच है उसमें अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं एंड टू गेट हाईएस्ट डिस्काउंट यूज द कोड CS Live। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।